वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत ही टॉप क्वेश्चंस का संग्रह लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस पूरे चैनल पे जनरल साइंस की एक बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। देखिए, आज का हमारा जो यह वीडियो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको समझें। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, बात यहाँ बाह्यतम कक्षा की हो रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं। जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे आप ध्यान रखिएगा, उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस और सक्रिय गैस दो प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ अक्रिय गैसों की बात हो रही है कि अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, अक्रिय गैस और साथ ही साथ बाह्यतम कक्षा की बात की जा रही है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अक्रिय गैसों में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 2 या 8। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, 2 या 8, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में अक्रिय गैसों की, ठीक है, इसको आप पॉइंट को आप पहले समझिए। देखिए, किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे यूपी SSC का हो, किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, लेकिन उसमें आपको प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा अगर गुमराह कर देता है तो हम भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आप पॉइंट को समझने का प्रयास करें कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 या 8। अब जंग लगना किसका घटना है, तो जंग लगने का जो प्रक्रिया होती है या किसके वजह से होती है, जंग लगने की घटना को हम क्या कहते हैं, या जो जंग लगता है लोहे में वह किसकी वजह से होता है, तो वह ऑक्सीकरण की वजह से होता है। ऑक्सीकरण। पिछले वीडियो में हमने जंग लगने के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताया था कि जंग किस वजह से लगता है। पहली चीज तो वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए। इन दोनों की अनुपस्थिति में जंग लोहे में कभी लग ही नहीं सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जंग लगने की घटना को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और दो चीजें और बहुत ही जरूरी है कि अगर वहां पे ऑक्सीजन है और साथ ही साथ नमी है तभी जंग लगता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है। आवर्त सारणी आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि आवर्त सारणी क्या होता है। आवर्त सारणी होती है, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो वह है हमारी 7। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है वह 7 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। जो आवर्त सारणी होती है इसमें जो क्षैतिज कतारें होती हैं उसको क्या कहते हैं। और साथ ही साथ देखिए, इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है तथा उदग्र कतारों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज और उदग्र कतारों को क्या कहा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न को आप एक बार फिर से समझें कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को तथा उदग्र कतारों को क्या कहा जाता है। तो क्षैतिज कतारों को हम आवर्त कहते हैं, ये हमारा आवर्त हो गया, और इसको जो उदग्र कतारों को हम वर्ग कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए, विलयन की बात यहाँ पे हो रही है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए, यहाँ पे अम्लीय विलयन की बात की जा रही है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्षारीय घोल, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन एक ही तरह के प्रश्न है। प्रश्नों में आप गुमराह मत होइएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वह 7 होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। और क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारीय घोल का जो पीएच मान होगा वह 7 से अधिक होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह 7 से अधिक होता है।
इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्षारीय घोल का अगर पीएच मान, क्षारीय घोल के अगर पीएच मान की बात की जाएगी तो वह 7 से अधिक होता है। इसके बाद पेंसिल का जो शीशा बनाने में प्रयोग होता है, पेंसिल में जो पेंसिल का जो शीशा बनता है उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो वह ग्रेफाइट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि पेंसिल का शीशा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन की संरचना होती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन की संरचना किस प्रकार से होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बेंजीन की संरचना होती है। इसमें कई तरह के आपके ऑप्शन दिए होंगे, वर्गाकार होती है, वृत्ताकार होती है, वलयाकार होती है, तरह तरह के कई ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो बेंजीन की जो संरचना होती है वह हमेशा वलयाकार होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो बेंजीन की संरचना होती है वह वलयाकार होती है। यह हमारा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा कि बेंजीन की संरचना जो होती है वह हमेशा वलयाकार होती है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है, तो यह है हमारा CnH2n। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा जो होता है केमिस्ट्री में वह है CnH2n। अब इसी के साथ ही साथ इसी से संबंधित हमारा अगला पॉइंट है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, अगर एल्कीन की बात होगी कि CnH2n होता है इसका सूत्र, तो एल्काइन का जो हमारा सूत्र है CnH2n-2, ये हमारा एल्काइन का सूत्र हो गया। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या कहा जाता है। जो रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं। जो रॉकेट में हमारा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है उसको हम प्रणोदक कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रणोदक हो गया, इसका प्रणोदक का क्या कार्य होता है कि रॉकेट को बहुत ही अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है, जिसकी वजह से रॉकेट हमारे गुरुत्वाकर्षण को, जो हमारी वेलोसिटी होती है, उसको चीरते हुए आसमान की ओर ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है, जो हमारा प्रणोदक होता है यही रॉकेट को पूरी ऊर्जा प्रदान करता है, पूरी शक्ति प्रदान करता है, यही रॉकेट को थ्रस्ट प्रदान करता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर बिजली में आग लग जाती है, बिजली में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बिजली में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वह है हमारा चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है। जो हमारा चश्मे का लेंस होता है, जैसे कि हम आप जो चश्मा पहनते हैं, जैसे कि हमने अभी पहना हुआ है, तो चश्मे में जो लेंस का प्रयोग होता है उसमें किस तरह का कांच का प्रयोग होता है, क्राउन कांच का। ठीक है, क्राउन कांच का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कि चश्मे का जो लेंस होता है वह किस कांच का बना होता है, तो वह क्राउन कांच का बना होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि शेविंग क्रीम किस वजह से देर तक नहीं सूखती है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई सोप अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम उसको अपने सर पे अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वह सूखने लगता है। लेकिन अगर हम शेविंग क्रीम अपने जैसे हम दाढ़ी बनाने के लिए जो शेविंग क्रीम होता है उसको जब अपने गाल पे यूज करते हैं, उसको जब रगड़ते हैं, तो हम एक चीज वहां पर देखते हैं कि वो बहुत देरी में सूखती है। तो उसका क्या वजह होता है, उसमें क्या ऐसा मिलाया जाता है जिसकी वजह से वह फेन तो करता है, फेन के साथ ही साथ वह बहुत ही देर में सूखता है। तो उसमें रेजिन और ग्लिसरीन मिलाई रहती है। ठीक है, रेजिन एवं ग्लिसरीन। ठीक है, शेविंग क्रीम किस वजह से देर तक नहीं सूखता है, आपको जवाब पता चल गया होगा, क्योंकि उसमें ग्लिसरीन और रेजिन मिलाई रहती है, जिसकी वजह से वह झाग भी करता है और साबुन की तरह फेन भी करता है। लेकिन इन्हीं दो कारणों की वजह से, इन्हीं दो तत्वों की वजह से वह बहुत ही देर में सूखता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोयले का सामान्य प्रकार, जो कोयले का सबसे जनरल जो प्रकार है, उसका जो सबसे सामान्य प्रकार है वह कौन सा कोयला होता है, तो उसको कहते हैं बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोयला जो होता है वह कोयले का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नायलॉन क्या होता है। ठीक है, नायलॉन हमारा क्या होता है, यह हमारा प्रश्न है कि नायलॉन क्या होता है, वह उसे क्या कहा जाता है, तो यह पोलोएमाइड कहा जाता है। इसको पोलोएमाइड होता है, नायलॉन हमारा पोलोएमाइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसमें सबसे बड़ा परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन में जो सबसे बड़ा परमाणु होता है वह हमारा आयोडीन होता है,
ठीक है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु हमारा आयोडीन होता है। अब अम्लों का स्वाद होता है, जो हमारा अम्ल होता है, अगर उसके स्वाद की बात की जाए तो अम्लों का स्वाद हमारा किस तरह से होता है, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी हो अम्ल और क्षार किस तरह से इसका स्वाद होता है। तो अम्लों का जो हमारा स्वाद होता है वह हमेशा खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद हमेशा हमारा खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार, उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, इसमें कई तरह से ऑप्शन दिए होंगे आपके, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसके भार में किस तरह का परिवर्तन होगा, उसका भार कम होगा कि उसका भार बढ़ेगा, या सामान्य रहेगा, या वह खत्म हो जाएगा, मतलब वह भारहीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप समझने का प्रयास करें कि लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसका भार हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें नमी आएगी, नमी के साथ ही साथ उसमें जंग लगेगा। तो अगर नमी किसी चीज में आती है तो उसका भार स्वाभाविक है कि उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि दूध से क्रीम अलग करने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। अगर दूध से क्रीम अलग कर दिया जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका घनत्व हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, उसका घनत्व हमारा बढ़ जाता है। दूध पायस तत्व है, कोलाइडी तत्व है, उसको क्या कहते हैं? कोलाइडी तत्व। ठीक है, ये प्रश्न आप फिर से समझिए कि दूध पायस तत्व है, जो दूध है वह पायस तत्व है, किसका? कोलाइडी तत्व का। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक तत्व क्या है? लेबोरेटरी में तैयार किया गया, लैब में तैयार किया गया पहला कार्बनिक तत्व क्या है? तो उसका जवाब है हमारा यूरिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, यूरिया हमारा पहला कार्बनिक तत्व है प्रयोगशाला में बनाया हुआ। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हड्डियों में फास्फोरस होता है। मानव शरीर, हड्डी, जहां भी हड्डियों में होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? हड्डियों में फास्फोरस कितना होता है? तो उसका जवाब है हमारा 8%। ठीक है, हड्डियों में फास्फोरस कितना होता है? 8% होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो अश्रु गैस होती है उसका रासायनिक नाम हमारा क्या होता है? तो क्लोरो एसिटोफिनोन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चींटियां चलती हैं तो वह कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं? इसका जवाब है हमारा कि वह फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, वह फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है, फॉर्मिक। ठीक है, जब चींटियां चलती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं? तो फॉर्मिक अम्ल वह अंतःक्षेपित करती हैं। इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? वह कौन सा तत्व है जो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है? तो वह है हमारा फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट। फास्फोरस एवं कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट। उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है आपको बताए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।